बिल्कुल। और आज की कहानी चैनल में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो आज की इस चर्चा में हम जिस रचना पर बात करने वाले हैं वो सच में ना अंदर तक झकझोर देने वाली है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस कहानी का जो विषय है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, एकदम सही कहा। तो आज हम मन्नू भंडारी जी की एक बेहद सशक्त कहानी रानी माँ का चबूतरा पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मन्नू भंडारी जी की लेखनी की ना सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो मानवीय संवेदनाओं को और समाज की कड़वी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती हैं। वही तो, और हमारे आज के इस विश्लेषण का मिशन भी यही समझना है कि क्या कभी इस बात पे गौर किया गया है कि समाज को महान माताएं सिर्फ तब क्यों पसंद आती हैं जब वो एक पत्थर की मूर्त बन चुकी होती हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। मतलब जब वे अतीत का हिस्सा होती हैं तो उन पर फूल चढ़ाना, उनके सामने सिर झुकाना बहुत आसान लगता है। हाँ, लेकिन जब वही बलिदान, वही संघर्ष कोई जीता जागता इंसान हमारे सामने कर रहा होता है ना, और वो भी बिना किसी चमक दमक के एक गरीबी की बदबूदार काल कोठरी में, तो अचानक से वो इंसान हमें महान नहीं लगता। बिल्कुल, वो हमें चुभने लगता है। और ये चुभन इसलिए होती है क्योंकि मृत आदर्श हमसे कोई सवाल नहीं करते। सही बात है। तो कहानी की शुरुआत उसी दृश्य से करते हैं जो इस पूरे सामाजिक ढोंग की नींव रखता है। मतलब बस्ती में एक चबूतरा है। हाँ, रानी माँ का चबूतरा। बिल्कुल। वहां बूढ़ी काकी खरबूजे के सूखे बीज छीलते हुए नई आई धन्नी को एक कथा सुना रही हैं। और ये जानना दिलचस्प है कि धन्नी रामी की ननद है, जिसकी शादी को 4 साल हो गए हैं और वो निसंतान है। तो काकी बहुत ही श्रद्धा से रानी माँ का मिथक सुनाती हैं। वो बताती हैं कि कोई 10 साल पहले नगर सेठ के बेटे को शीतला माई यानी चेचक का प्रकोप हुआ था। अरे बाप रे, उस जमाने में तो ये बहुत खतरनाक बीमारी थी। हाँ ना। तब एक साधु के कहने पर रानी माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए 7 दिन तक अन्न और जल का त्याग कर दिया। और बच्चा तो ठीक हो गया, लेकिन रानी माँ स्वर्ग सिधार गए। हाँ, और काकी ये भी बताती हैं कि जब रानी माँ की चिता जली ना, तो आसमान से केसर की बूंदें बरसी थीं। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि मिथक कैसे गढ़े जाते हैं। 7 दिन का उपवास, आसमान से केसर की बूंदें गिरना, ये सब उस पीड़ा को एक जादुई और भव्य आवरण पहना देता है। बिल्कुल, मतलब समाज को ऐसी ही काव्यात्मक महानता पसंद आती है। एकदम सही। और इसी चमत्कार की याद में सेठ जी ने वो चबूतरा बनवाया था जहां अब औरतें दिया जलाती हैं और मन्नतें मांगती हैं। खासकर वो औरतें जिन्हें संतान की चाह होती है, जैसे कि धन्नी। ये चबूतरा एक उम्मीद का प्रतीक बन गया है, लेकिन ये एक ऐसी उम्मीद है जिसे अमीरी और चमत्कार के चश्मे से देखा जाया है। और पता है, यहीं पर कहानी एक बहुत ही तीखा मोड़ लेती है। इसी भक्तिपूर्ण और पवित्र माहौल के बीच बस्ती का मस्करा गोपाल एक तंज कसता है। अच्छा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि रानी माँ का कमाल तो तब माने जब वे गुलाबी को रास्ते पर ला दें। गुलाबी, इस एक नाम के आते ही जैसे उस पवित्र माहौल में खलबली मच जाती है ना। बिल्कुल। बूढ़ी काकी तुरंत उसे चुड़ैल, हत्यारेन और कसाईन कहने लगती हैं। बाप रे, इतने भारी शब्द। हाँ, क्योंकि गुलाबी कोई मिथक नहीं है, वो उसी बस्ती की एक धड़कती हुई सच्चाई है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसने अपने शराबी पति को घर से निकाल दिया था, है ना? एकदम सही। उसने अपने शराबी और नकारे पति को झाड़ू मारकर निकाल दिया था, और अब वो अकेली अपने 2 बच्चों, 9 साल की मेवा और 2 साल के बेटे को एक कालकोठरी जैसी जगह में बंद करके मजदूरी करने जाती है। तो देखिए, गुलाबी का परिचय ही समाज की घृणा के माध्यम से होता है। एक औरत जो पति को निकाल दे और खुद अपने दम पर जीने की जिद करे, वो पितृसत्तात्मक समाज की नजरों में हेकड़ी वाली हो जाती है। मतलब रानी माँ का त्याग एक पतिव्रता और संपन्न स्त्री का त्याग था, इसलिए वो पूजनीय है। बिल्कुल, लेकिन गुलाबी का संघर्ष गंदा है, पसीने से भरा है, उसमें केसर की बूंदें नहीं गिर रही। ये समाज का वो दोहरा मापदंड है जहां गरीबी में किए गए संघर्ष को कभी सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता। लेकिन एक मिनट, अगर हम गुलाबी के व्यवहार को देखें ना, तो समाज का उस पर शक करना या उसे कसाईन कहना कुछ हद तक लाजमी भी तो लगता है। वो कैसे? कहानी में आगे उसकी दिनचर्या दिखाई गई है। सुबह 7 बजे की सीटी बजते ही वो एक झटके से अपनी कोठरी बंद करती है। काम पर जाने के लिए। हाँ, अंदर उसका 2 साल का बच्चा रो रहा होता है। वो अपनी 9 साल की बच्ची मेवा को पीटती है कि वो इसे संभाले, और खुद दौड़ पड़ती है। रामी उसे नासपिटी कहकर ताने भी मारती है।
ये तो बहुत कठोर दृश्य है। और तो और शाम को जब वो लौटती है तो देखती है कि मेवा सो रही है और छोटा बच्चा मेले में सना हुआ रो रहा है। तब गुलाबी फिर मेवा को बेरहमी से पीटती है, गालियां देती है। उफ, सुनने में तो ये बहुत बुरा लगता है। वही तो क्या हम एक ऐसी हिंसक माँ को सही ठहरा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही जायज सवाल है। सतह से दिखने पर गुलाबी सच में एक क्रूर और हिंसक माँ लगती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम भीषण गरीबी के मनोविज्ञान की गहराइयों में जाएं ना, तो सच्चाई कुछ और है। गुलाबी इसलिए दौड़ती है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो समय पर नहीं पहुंची तो ठेकेदार किसी और को काम दे देगा। उसकी दिहाड़ी छिन जाएगी और उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। बिल्कुल सही। और वो जो मेवा को पीटती है वो बच्चों से नफरत का प्रतीक नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस भयंकर गरीबी, उस तोड़ देने वाली थकावट और उस गहरी हताशा का विस्फोट है। जब इंसान के पास कोई साधन नहीं होता, जब वो हर तरफ से बेबस होता है, तो उसका गुस्सा अक्सर अपनों पर ही निकलता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि गुलाबी का मन और उसका स्वाभिमान उस प्रेशर कुकर की तरह है जिसकी सीटी खराब हो गई है। क्या बात है, बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। है ना? मतलब गरीबी, बेबसी और भूख की आंच उसे अंदर से लगातार जला रही है, लेकिन समाज का रवैया ऐसा है कि वो उस भाप को स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं निकलने देता। और इसीलिए जब वो शाम को घर लौटती है और बच्चों को उस हाल में देखती है तो वो कुकर फट पड़ता है। बिल्कुल। और काका जब उसे टोकते हैं और कहते हैं कि 4 लोगों में आकर बैठ जाया कर, तो वो उनकी सहानुभूति को भी काट खाती है। हाँ, और वो सहानुभूति को इसलिए काट खाती है क्योंकि सहानुभूति इंसान को कमजोर बनाती है। सही बात है। इस कटुता को समझने के लिए वो जो हरी चूड़ियों वाला प्रसंग है ना, वो बहुत अहम है। अरे हाँ, वो कांच की चूड़ियां। बिल्कुल। एक दिन जब गुलाबी खाना बना रही होती है तो मेवा के हाथों में कांच की हरी चूड़ियां चमकती हुई दिखती हैं। गुलाबी को तुरंत लगता है कि मेवा ने चोरी की है, क्योंकि उनके पास तो चूड़ियां खरीदने के पैसे हैं नहीं। हाँ, तो वो मेवा को पीटने लगती है, उसे चोटी कहती है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और तब बस्ती वाले बताते हैं कि चूड़ियां रामेश्वर ने दी हैं। उफ। और ये सुनकर गुलाबी शांत होने के बजाय और ज्यादा आहत हो जाती है। उसका स्वाभिमान जाग उठता है। बिल्कुल, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कहती है कि वो कोई भिखमंगी नहीं है जो बिना पति के दूसरों की दी हुई चीजें पहने। वो चिल्लाती है कि आज घर में कोई मूंछों वाला नहीं बैठा है तो सब लोग भीख देने चले हैं। यह साफ दिखता है कि गरीबी में इंसान का अहंकार ही उसकी एकमात्र ढाल बन जाता है। उसे लोगों की दया नहीं चाहिए। उसे वो हरी चूड़ियां अपनी बच्ची के हाथ में चाहिए तो थीं, लेकिन किसी की खैरात के रूप में नहीं, बल्कि अपने पसीने की कमाई से। और यही स्वाभिमान उसे समाज से पूरी तरह अलग थलग कर देता है। कहानी में एक और घटना इस विरोधाभास को और गहरा करती है। आप शिशु सुरक्षा केंद्र की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। बस्ती में सरकार के एक शिशु सुरक्षा केंद्र की चर्चा शुरू होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां 5 रुपए महीने में बच्चों के लिए पालना, खिलौने, दवा और शीशी वाले दूध का इंतजाम है। मोहल्ले की औरतें धन्नी को बताती कि ये कितना अच्छा है। हाँ, और काका गुलाबी को सलाह देते हैं कि वो भी अपने बच्चे का नाम लिखा दे, लेकिन गुलाबी फिर भड़क जाती है। वो कहती है कि उसके पास 5 रुपए देने के लिए कोई खसम नहीं बैठा है। और जब बस्ती वाले चंदा करके पैसे देने की बात करते हैं तो वो कहती है कि वो उनके चंदे पर थूकती है, और गुस्से में वो दीवारों पर लगे उस केंद्र के पोस्टर फाड़ देती है। पता है, पोस्टर फाड़ते समय लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन यहाँ समाज का अंधापन देखिए। वो उसका दर्द नहीं समझ पाते। बिल्कुल। वे ये नहीं देख पाते कि उस पोस्टर को फाड़ते हुए गुलाबी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। एक माँ जो अपने बच्चे को मेले में छोड़कर जाने को मजबूर है, वो उस सुविधा को देखकर कितनी तड़पती होगी जिसे वो खरीद नहीं सकती। एकदम सही कहा आपने। दान या चंदा लेना उसके लिए अपनी आजादी और अपने स्वाभिमान का सौदा करने जैसा है। और वो कितनी फिक्रमंद माँ है, ये उस छत की मरम्मत वाले प्रसंग से साबित होता है। हाँ, वो घटना तो सच में बहुत मार्मिक है। एक दिन दोपहरी में मजदूरी करते हुए जब ठेकेदार किसी से कहता है कि आंधी पानी में कमजोर छतें गिर जाती हैं, तो गुलाबी का हाथ वहीं रुक जाता है। उसे आसमान में कोई बादल नहीं दिखते, फिर भी अपनी कोठरी की टूटी फूटी छत याद आ जाती है। बिल्कुल। और शाम को लौटते समय वो ठेकेदार से थोड़ी सी सीमेंट और चूना मांग लाती है। रात के अंधेरे में जो पूरी बस्ती सो रही होती है, गुलाबी अपनी छत की मरम्मत करने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि आसमान से कोई चमत्कार नहीं होगा, उसे खुद ही अपनी छत मजबूत करनी होगी। लेकिन इसके बाद कहानी में जो होता है वो समाज के सबसे घिनौने चेहरे को सामने लाता है। उफ, आप उस बात का जिक्र कर रहे हैं जब गुलाबी रातों को गायब रहने लगती है। हाँ, गुलाबी बच्चों को बंद करके घंटों गायब रहने लगती है।
बस्ती की औरतें रामी और काकी उसके चरित्र पर शक करने लगती हैं। वे मान बैठती हैं कि वो गलत काम कर रही है। पर अगर हम इसे आम नजरिया समझें तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है? मतलब कोई भी औरत रात को गायब हो तो लोग सोचेंगे ही। देखिए, यहीं पर पितृसत्ता और गरीबी का गठजोड़ अपना असली रंग दिखाता है। जब एक गरीब अकेली औरत गायब होती है तो समाज की पहली धारणा यही होती है कि उसका शरीर बिकाऊ है। हाँ, कोई ये नहीं सोचता कि वो अतिरिक्त मेहनत कर रही होगी या ओवरटाइम कर रही होगी। बिल्कुल। एक तरफ रानी माँ का चबूतरा है, जहां धनी के गर्भवती होने की खबर आते ही रानी माँ की महिमा और बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ गुलाबी का अपनी कोठरी से निकलना सीधे सीधे एक पाप की निशानी मान लिया जाता है। सही कहा। और पता है, ये सारी गलत फहमियां पूनम की रात को अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। कथा का ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो रात जब सब औरतें चबूतरे पर जा रही थीं। हाँ, पूरी बस्ती की औरतें रानी माँ के चबूतरे पर दिया जलाने की तैयारी कर रही हैं। उधर गुलाबी अपनी कोठरी में बच्चों के लिए सत्तू घोल रही है। और वो सत्तू मेवा के सामने रखती है, लेकिन खुद नहीं खाती। और मेवा मासूमियत से पूछती है, कल भी तो तूने कुछ नहीं खाया था माँ? ओ, ये बहुत भावुक कर देने वाला पल है। बिल्कुल। लेकिन गुलाबी उसे डपट देती है, बच्चे खा लेते हैं। तो वो एक हांडिया से पैसे निकालती है और सावधानी से अपने आंचल में बांध लेती है। और रामी ये सब छुप कर देख रही होती है। वो पंचायत में खबर उड़ा देती है कि गुलाबी आज ढेर सारे पैसे बांध कर गई है, पक्का कोई काली लीला चल रही है। औरतें चबूतरे से लौटती हैं, पर गुलाबी की कोठरी बंद मिलती है। सब मान लेते हैं कि आज तो वो सारी बस्ती का मुंह काला कर गई। यहाँ तक कि गोपाल तो ये भी कह देता है कि वो रामी माँ के चबूतरे के पास एक गुलाबी का चबूतरा बनवाएगा, ताकि लोग उस पर 10-10 जूते मारें। बाप रे, कितनी नफरत भरी है लोगों में। लेकिन तभी गली के मोड़ पर कुछ ऐसा होता है जो सबकी बोलती बंद कर देता है। हाँ, जो वो 2 आदमी आते हैं। बिल्कुल। 2 आदमी एक बेहोश शरीर को उठाकर ला रहे होते हैं। वह गुलाबी का शरीर है। उसे रामी की कोठरी में लिटाया जाता है। और जब हवा करने के लिए उसके कपड़े ढीले किए जाते हैं तो काकी के मुंह से निकलता है कि इसका पेट तो पीठ से चिपक रहा है। मतलब उसने महीनों से ठीक से नहीं खाया था। उसका चेहरा सूख गया था। और वो सबसे स्तब्ध करने वाला क्षण तब आता है जब गुलाबी की अंगिया से एक कागज की पुड़िया सरक कर जमीन पर गिरती है। हाँ, काका दिए की कांपती रोशनी में उसे खोलते हैं। और पता है उस पुड़िया के अंदर क्या था? मेवा के लिए कांच की 2 छोटी-छोटी हरी चूड़ियां और बच्चे के लिए शिशु सुरक्षा केंद्र की 5 रुपए की रसीद। सच में ये वो पल है जहां समाज का पूरा खोखलापन सामने आ जाता है। जिस औरत को हत्यारण और चरित्रहीन कहा जा रहा था, वो दरअसल ओवर टाइम मजदूरी कर रही थी। बिल्कुल। उसने अपना पेट काटा, खुद को भूखा रखा, समाज की गालियां सुनी, लेकिन अपने त्याग का कोई ढिंडोरा नहीं पीटा। वही तो, जिस रानी माँ ने 7 दिन का उपवास किया, उसकी तो पीढ़ियों तक जय जयकार हुई। और इस माँ ने जो महीनों तक भूख और तिरस्कार का जहर पिया, उसका क्या? क्या असली रानी माँ वो चबूतरे वाली देवी थीं या ये गुलाबी? मन्नू भंडारी जी इसी कड़वे यथार्थ को स्थापित करती हैं। असली बलिदान किसी चबूतरे पर दिया जलाने में नहीं है। बिल्कुल। असली त्याग वो है जो समाज की नजरों से दूर एक बंद कोठरी के अंधेरे में अपनी देह को गलाकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुपचाप किया जाता है। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विचार है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। हमारे आसपास ऐसी कितनी गुलाबी होंगी जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही हैं। बिल्कुल। और हम उनका दर्द समझे बिना उन पर उंगलियां उठाते हैं। हाँ, उनका आवरण कठोर हो सकता है, लेकिन उनके उस दर्द को समझे बिना समाज उन्हें अपने तानों का शिकार बना देता है। असली त्याग वो नहीं जिसका चबूतरा बने। असली त्याग वो है जो किसी बच्चे के लिए बंद कोठरी के अंधेरे में खामोशी से किया जाता है। एकदम सही बात कही आपने। खैर, आज की इस चर्चा को सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी और गुलाबी का अनकहा दर्द श्रोताओं के दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। बिल्कुल, हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए खामोश जिंदगियों के संघर्षों को थोड़े और संवेदनशील नजरिए से देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।